कोविड इन्फेक्शन है, ये सिर्फ लंग्स का नहीं है, ये ब्लड को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को। तो इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके जिस्म में 3 तरीक़ों से दाखिल होता है, या तो आपके मुंह के ज़रिए, या नाक या आँख के ज़रिए। मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, मुझे खांसी हुई, मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड में है वो बहुत कम हो गया। फिर मुझे बहुत सीवियर अटैक हुआ। इस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं 1 से 3 से ज़्यादा गिन नहीं सकता था। और उसमें ट्यूब डालने से पहले उसने मुझसे पूछा, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो कहता आपकी कोई ख्वाहिश है तो हम पूरी करें, क्योंकि उसको भी ये लग रहा था कि जो वेंटिलेटर पे जाता वो वापस नहीं आता, और मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे बाद मैंने कहा मेरी एक ख्वाहिश है, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ा, उसने दवाई दे दी, मैं वेंटिलेटर पे चला गया। तो उससे बोरिस जॉनसन की किस किस्म की ट्रीटमेंट हुई? उसकी वो भी जो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरी तरह था उनका भी, वो भी CPAP पे चले गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको भी लग रही थी, एक सम स्टेज उसको भी वेंटिलेट करना चाह रहे थे। तो कोरोना वायरस को तो हम पिछले 20-30 साल से जानते हैं, अभी तक इसके खिलाफ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अंजम मौजूद हैं। डॉक्टर अंजम का ओरिजिनली ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। यहाँ पर लंदन की जो न्यूहम 12 उसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये एक पूरा सेक्शन है जो ख़ासतौर पर जो उस सेक्शन के जो इंचार्ज थे, सीनियर कंसल्टेंट और डॉक्टर हैं, रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। डॉक्टर अंजम को कोरोना का उन पर यहाँ पर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया ड्यूरिंग द ड्यूटी। वो एक बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे थे, और एक छोटा किसी का तकरीबन 4-5 साल का बच्चा था जिससे उन्होंने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट किया। और फिर वो इतनी उनकी जो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जो ये उसी हॉस्पिटल में उनको ट्रीट किया गया जहाँ पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को वहाँ पर ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। डॉक्टर अंजम ने जब बोरिस जॉनसन की ट्रीटमेंट चल रही थी उस वक्त डॉक्टर अंजम की हालत उसी में, उनसे सिर्फ चंद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से सिर्फ चंद कदम के फासले पर डॉक्टर अंजम भी वहाँ पर मौजूद थे। और बहुत जिसको मतलब जो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, और बहुत दुआओं और बहुत ज़्यादा केयर के बाद डॉक्टर अंजम अब वो रिकवर कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हुआ क्या था? मैं फर्स्ट वीक का जो मार्च है उसमें एज ए हॉट वीक कंसल्टेंट मैं अपने डिपार्टमेंट को कवर कर रहा था। मैंने कोई 10 डेज़ ड्यूटी की थी, जिसमें मैं जो पेशेंट दाखिल होते हैं, जो इमरजेंसी में आते हैं, जो आउट पेशेंट में आते हैं, मैं इन सबको लीड करता था, उनको एग्ज़ामिन करता था, देखता था और मैनेज करता था। इस दौरान डे 10 पे फिर मुझे कोरोना का सीवियर अटैक हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, मुझे खांसी हुई, मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड में है वो बहुत कम हो गया। मेरी वाइफ मुझे इमरजेंसी में लेके गई, और उसमें मुझे जो CPAP आजकल मशहूर है, मुझे ऑक्सीजन थ्रू CPAP पे लगा दिया। मैं कोई 5-6 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गया। तो वहाँ से मुझे डिस्चार्ज किया गया, मैं घर आया। 12 घंटे के बाद फिर मुझे बहुत सीवियर अटैक हुआ। इस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं 1 से 3 से ज़्यादा गिन नहीं सकता था। मुझे चेस्ट पेन था, बहुत कफ थी, मेरी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी, और मैं बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं वो मुझे हुआ। और मुझे थोड़ा सा एजिटेशन भी हुआ, मेरा कॉन्शियस लेवल भी डिटेरेट हो रहा था। तो फिर मुझे मेरी वाइफ इमरजेंसी में लेके गई, वहाँ डायरेक्ट मुझे कोरोना जो वार्ड है, कोविड वार्ड में लेके गए। जो ही वहाँ लेके गए तो जो मेरा कंसल्टेंट कोलीग था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे इलेक्टिव इंटुबेशन किया जाए, मुझे इंटुबेट कर दें, बस मैं CPAP बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने मेरी बात से एग्री की, उसने असेस करके मुझे ट्यूब डाल दिया। और उसमें ट्यूब डालने से पहले उसने मुझसे पूछा, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो कहता आपकी कोई ख्वाहिश है तो हम पूरी करें, क्योंकि उसको भी ये लग रहा था कि जो वेंटिलेटर पे जाता वो वापस नहीं आता, और मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे आखिरी हैं। तो उससे पहले मैंने अपनी वाइफ को टेक्स्ट मैसेज किया, मेरे अपने भाई को, मेरी अम्मी को टेक्स्ट मैसेज किया। करने के बाद मैंने कहा मेरी एक ख्वाहिश है, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ा, उसने दवाई दे दी, मैं वेंटिलेटर पर चला गया। फिर मैं कोई 48 आवर्स न्यूहैम में मैं वेंटिलेटर पे था, और उसमें मैं वर्स हो रहा था। फिर मुझे यहाँ से बार्टसेल शिफ्ट किया गया, जहाँ पे मैं डे 3 पे मैं बहुत वर्स हो गया, उसको हम कहते हैं साइटोकोन स्टॉर्म। तो मेरे एक्सरसाइज चेस्ट भी बिल्कुल सही नहीं थी, मेरे ब्लड टेस्ट भी सही नहीं थे। मुझे बार्टसेल में मैं यहाँ पे थैंक यू अदा करना चाहता हूँ अपनी वाइफ का, और जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, डिविजनल डायरेक्टर हैं, और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं पूरे लंदन के, और जो फोर्स कमांडर हैं, उन्होंने मुझे विदिन 2 आवर्स ट्रांसफ़र कर दिया स्पेशल यूनिट में। और वहाँ पे मैं 2 दिन बेहतर रहा, लेकिन डे 5 पे मैं बहुत सीवियरली वो हो गया, वर्स हो गया।
मेरा जो लीवर है वो काम नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, मेरे गुर्दों ने काम करना शुरू कर दिया। हम एक इन्फेक्शन मार्कर के थे जो नॉर्मली 5 तक होता, वो 300 से ज़्यादा था। और इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट FDP DR वो बहुत ज़्यादा वर्षों डिटेरेट हो गए। उस पर मेरी वाइफ, मेरी फैमिली और मेरे डॉक्टर्स को काफ़ी परेशानी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 48 आवर्स समहाउ हर चीज़ बेहतर हो गई और मैं डे 8 पे एक्सटुबेट हो गया, वेंटिलेटर से ऑफ हो गया। फिर मैं कुछ दिन क्रिटिकल केयर में रहा, वहाँ भी मेरी हालत बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ मैं एक टेक्निकल पॉइंट भी बताना चाह रहा हूँ। मुझे वहाँ पे मेरी मेमोरी चली गई, मैं उठ नहीं सकता था, बल्कि मुझे इनकॉन्टिनेंस हो गई। और मैं बिल्कुल मेरी एक छोटी बेटी है 5 साल की, मैं उससे मिलने के लिए घर जाना चाह रहा था, तो फिर मैं गिर गया। फिर मुझे हेड इंजरी हुई, लेकिन सिटी स्कैन नॉर्मल थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पर बहुत स्पेशल फेवर की। फिर ये हुआ कि मैं इतना एजिटेटेड था, मैं इतना मेरी कंडीशन सही नहीं थी इन क्रिटिकल केयर में कि NHS ट्रस्ट ने स्पेशल फेवर दी मुझे और मेरी वाइफ को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मेरे साथ स्टे करे। मेरी वाइफ ने मेरे साथ स्टे करना शुरू कर दिया और उसके 48 आवर्स में बिल्कुल इम्प्रूव हो गया। मेरी मेमोरी आ गई, मेरी हर चीज़ नॉर्मलाइज हो गई, मेरा बैलेंस में उठना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मुझे 2 दिन के बाद डिस्चार्ज किया। यहाँ मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जब मेरी ये हालत देखी उन्होंने, मैं इतना इम्प्रूव हो रहा हूँ, तो उसके बाद जो मेरी तरह 7 पेशेंट और थे उसी स्पेशल यूनिट में, तो उनमें से 2 को इजाज़त दे दी कि उनकी वाइफ भी ठहर सकती हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो रहा हूँ। इसकी तो ये बताएं कि इसमें वजह ये भी है कि और कैसे आपकी जो वाइफ है, आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, जी। और क्या उसमें ये कोई फैक्टर था कि आपकी वाइफ चूँकि खुद वो सीनियर डॉक्टर है, उनका कुछ इस हवाले से वो वहाँ पे आपको ट्रीट भी कर रही थी, या सिर्फ जो बाकी जो लोग थे उनकी वाइफ्स को क्या उनकी कोई स्पेशलिटी थी? वो ये था कि ट्रीटमेंट मेरी बहुत अच्छी हो रहे थे। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, वो मेरा बेस्ट केयर दे रहे थे। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। तो इस बीमारी में कहते हैं कि ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। जो कोविड इन्फेक्शन है ये सिर्फ लंग्स का नहीं है, ये ब्लड को इफेक्ट करता है, ब्रेन को। तो इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मैंने यही अपने बार्ट सेल को भी इंटरव्यू में कहा है कि वो इस तरह के हालात में पेशेंट को जो है ना अपनी उसकी वाइफ, उसके रिलेटिव्स को इजाज़त दी जाए। अच्छा, उसी कारण उसको चलता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहाँ पर आप जिस हॉस्पिटल में थे, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी उसी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट उनकी चल रही थी, और आप उस हॉस्पिटल में थे जब प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को वहाँ पर ले जाए? वो सेंट थॉमस साथ हॉस्पिटल में थे। अगर मेरे ख्याल में उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी, शायद वो मेरे यूनिट में आते। एक नर्स मुझे बता रही थी कि इसमें 4 बेड्स थे, 1 बेड रखा हुआ था। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो उनके लिए रखा होगा या आई डोंट नो, लेकिन ये कि मैं जिस यूनिट में था वो बड़ी स्पेशल यूनिट थी और अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया। और बोरिस जॉनसन वहाँ साथ ही थे? वो सेंट थॉमस में साथ ही थे हमारे यहाँ। तो उससे बोरिस जॉनसन की किस किस्म की ट्रीटमेंट हुई? उसकी वो भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरी तरह था उनका भी, वो भी CPAP पे चले गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको भी लग रही थी। एक सम स्टेज उसको भी वो वेंटिलेट करना चाह रहे थे, लेकिन उसने एस्केप किया और उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो CPAP से ठीक हो गया। वो 50-50 था। तो मेरा ये हुआ कि मुझे वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें आपके ख्याल में जो एग्जैक्टली कौन सी स्टेज थी जहाँ पर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसकी क्या मतलब क्या कॉजेज, क्या उससे वजह क्या बनी थी? आपको पता है कोरोना वायरस तो हर जगह में है। ये आपके जिस्म में 3 तरीक़ों से दाखिल होता है, या तो आपके मुंह के ज़रिए, नाक या आँख के ज़रिए कांटेक्ट आपका होता है, क्योंकि ये एयर में भी मौजूद है। तो मुझे लगता है जब मैं काम कर रहा था तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि बस समहाउ मुझे लग गया, आई डोंट नो कैसे। अब आपको मालूम है कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ अभी तक हमें मालूम नहीं है। अब हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन भी ये है कि पहले ये आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती, आप इम्प्रूव हो जाते हैं, फिर 12 घंटे के बाद वर्स हो जाता है। हमें ये नहीं पता था। अगर हमें पहले से पता होता तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही नहीं होते। तो अब हमें पता चल रहा है ना, अब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसकी वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशंस हैं। तो अभी टाइम लगेगा इसके बारे में देखने। तो डॉक्टर साहब इस वक्त बहुत सारे लोग देसी तरीके भी लोग बता रहे हैं, इसमें जो कन्वेंशनल जो साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी है वो भी बाज़ केसेस में काम नहीं कर रही है और कहीं पर काम कर भी रही है। तो आप क्या कहेंगे, आपका मशवरा क्या होगा लोगों को कि इससे बचा कैसे जाए, और अगर किसी को खुदा न खास्ता ये हो जाए तो उससे वो सक्सेसफुली डील करने का क्या तरीका है? जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस 1930s में सरफेस पे आया था, फिर 1960s में इसने ह्यूमन को इफेक्ट करने की शुरू किया था, जिसको हम ह्यूमन कोरोना वायरस कहते हैं। फिर 2003 में जो सार्स हुआ था, फिर 2006 में
मर्स हुआ था, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कोरोना वायरस को तो हम पिछले 20-30 साल से जानते हैं, अभी तक इसके खिलाफ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जो अभी जो कोविड-19 है, इसकी भी बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक ट्राई करते हैं और मेडिसिन ट्राई करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। और आजकल यूके में प्लाज्मा देना भी शुरू किया, लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम कि कितना इफेक्टिव है। तो अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये एक हकीकत है, इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। और हमें डॉक्टर्स की हिदायत पे अमल करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इसकी वाहिद ट्रीटमेंट ये इसकी प्रिवेंशन है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वो बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है, इसकी प्रिकॉशंस ही हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।